हेलो फ्रेंड्स, पवन एजुकेशन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली आज हम पढ़ लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो आपका मैं ये इंडियन पॉलिटी भी जो है ये भी मैं आपका थोड़ा साथ साथ में स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर तो हमारा चलता ही रहेगा जैसे चल रहा है, बाकी आपका इंडियन पॉलिटी जो है ये भी मैं साथ साथ में रखूँगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका हम पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसके सोर्सेज मैं बता देता हूँ, आपने कुछ फॉलो नहीं करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो चुप करके पढ़ते जाओ, ठीक है। और अगर आप एडिशन करना भी चाहते हो तो फिर एक काम करो, लक्ष्मीकांत की एक किताब आती है वो आप खरीद लो, ठीक है। तो बट रिक्वायरमेंट नहीं लक्ष्मीकांत की, क्योंकि मैंने भी वहीं से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो मैं पढ़ाऊँगा वो सब कुछ लक्ष्मीकांत में है, ठीक है। तो बाकी अगर आपने खरीदनी है किताब तो आप फिर लक्ष्मीकांत खरीद सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो देख लेते हैं। अच्छा पहले ये देख लो, ये पवन एजुकेशन स्टूडियो, ठीक है। उसके बाद लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपको पसंद आती है वीडियो। और जो हमारी वीडियो होगी बेसिकली वो किसके लिए बेनिफिशियल होगी, वही मैंने बताया है आपको पहले भी, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए, ठीक है। यूपीएससी का आपका आईएएस एग्ज़ाम होता है वो, और जेकेपीएससी का आपके जो जेकेएस होता है, ठीक है। तो अभी नई नोटिफिकेशन भी शायद आएगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे कि आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर ही देख लो, उसमें इंडियन पॉलिटी 10 मार्क्स की जो है वो पूछी गई है, उसमें ये चैप्टर भी है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है ये आपको बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करती हूँ। अच्छा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया कि स्टेट जो है, ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टेट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेट जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करो तो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट किसको बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, जैसे इंडिया देख लो, इंडिया इज़ आल्सो स्टेट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको हम स्टेट बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है। जैसे जर्मनी आल्सो स्टेट, ठीक है। अमेरिका यूएस आल्सो स्टेट, ठीक है। तो ऐसे करके हम बोलेंगे ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कंट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कंट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, ठीक है। वैसे विद इन द कंट्री की अगर हम बात करें तो कंट्री के अंदर हमारी स्टेट कौन सी होंगी, जैसे कि हमारे वो यूनिट्स होंगे, ठीक है। या फिर आप स्टेट, जैसे कि आपकी देखो हमारे विद इन द कंट्री महाराष्ट्र स्टेट है, मध्य प्रदेश स्टेट है, बिहार स्टेट है, ठीक है। वैसे ही करके, ठीक है, यूपी स्टेट है। तो ऐसे करके बेसिकली विद इन द कंट्री जो भी यूनिट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट, जो जनरली हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही देखो, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पार्ट 3 जो है हमारा, ठीक है। तो पार्ट 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है हमारा स्टेट से, ठीक है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट, ठीक है। तो इस पार्ट 3 के अंदर कौन सा आर्टिकल है जो हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है, वो आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 जो है वो हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है, स्टेट बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको मैंने जनरल मतलब बताया स्टेट का, ठीक है। लेकिन एज ए स्टेट जो है, जो हमारा आर्टिकल 12 बोलता है वो स्टेट ये बोलता है कि कोई भी बॉडी होगी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जिसमें आपकी लोकल अथॉरिटी भी आती है, ठीक है, जिसमें आपकी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, कुछ एजेंसीज भी आती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी आती हैं, ठीक है। तो ये आप आगे देखोगे तब आपको समझ आ जाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी आती हैं, ठीक है। ये आगे देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप यही याद रखो कि जो पार्ट 3 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसका आर्टिकल जो 12 है उसमें स्टेट की डेफिनेशन जो है वो दी हुई है कि स्टेट किसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जैसे कि हमारी जो हमारी गवर्नमेंट, जैसे कि देखो एग्जीक्यूटिव्स हो गए हमारे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। जिनका काम क्या होता है कि कोई भी लॉ वगैरह बनाया हुआ है हमारे लेजिस्लेचर ने, उन लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना वो हमारे एग्जीक्यूटिव कराते हैं। आपको पता है ना, हमारी 3 बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा जुडिशरी, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, एक होता है हमारा लेगिस्लेटिव। लेगिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, ठीक है। जब लॉ बन जाता है और उस लॉ को फाइनली इम्प्लीमेंट किसका काम करा होता है, वो एग्जीक्यूटिव जो है वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। और अगर वो जो लॉ बनाया गया है, ठीक है,
वो लॉ अगर नल एंड वॉइड या फिर किसी भी चीज़ मतलब कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है, यानी कि वो जो लॉ है वो किसी भी राइट की वायलेशन करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता है, ठीक है, तो उस केस में फिर जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी उस लॉ को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो फिर हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, और जब हम कोर्ट में अप्रोच करेंगे कोर्ट उस मैटर में देखेगा कि ये जो लॉ है इसने फंडामेंटल राइट की वायलेशन की है या नहीं की है। अगर तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं की है तो कोर्ट बोलेगा कि जो लॉ बना है वो ठीक है, इसको एज इट इज़ कंटिन्यू रहने दो। लेकिन अगर वही लॉ ने फंडामेंटल राइट की वायलेशन की है तो कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को जो है नल एंड वॉइड मतलब उसको मतलब कि बोल देगा कि ये लागू नहीं होगा, ये वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट, उसको नल या वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है, जो भी लॉ बनाया गया था। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ये बेसिकली एक किस्म के अगेंस्ट द स्टेट है। क्यों? क्योंकि देखो स्टेट कोई भी काम करना चाहती है, ठीक है, कोई भी काम करती है, तो अब क्या है, कोई काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो कभी कोई फंडामेंटल राइट की वायलेशन अगर हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि देखो हम कोर्ट में चले जाते हैं। तो इसलिए फंडामेंटल राइट जो है बेसिकली ये स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़, फिर हम बात करें लेकिन फंडामेंटल राइट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होते, ठीक है। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कोई ऐसा काम करता है आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है, जैसे कि उसने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया हुआ, ठीक है, तो वो अपने स्विमिंग पूल में रहता है, मतलब कि स्विमिंग पूल में वो नहाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली आपको वो अलो नहीं करता नहाने के लिए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया मैं कोर्ट में जाऊँगा, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट ने स्टेट ने अगर कोई ऐसा स्विमिंग पूल ऐसा कोई बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे सारे लोग जो हैं वहाँ आके नहा सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ पे लो ना किया जाए। अगर ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ पे जो अलो नहीं किया गया तब वो बंदा कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट जो है इस चीज़ को बोल सकती है कि उस बंदे का फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो फिर हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ एक्सेप्शन भी होती है, एक्सेप्शन इज़ आल्सो देयर। तो वही बोलेंगे हम कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, हाँ अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की, ठीक है, तो उस केस में जो है वो बंदा जो है, ठीक है, वो कोर्ट में जा सकता है उस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस होती है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस बंदे ने की, ठीक है, इस प्राइवेट इंडिविजुअल ने की, ठीक है, तो उस केस में जो है उस बंदे का फंडामेंटल राइट तो वायलेट हो गया ना, जिसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, तो वो बंदा फिर कोर्ट में जा सकता है। तो अब ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है पूरे तरीके से अगेंस्ट द स्टेट है, लेकिन जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल उसके पूरे तरीके से स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वो फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, वहाँ अच्छा, फिर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो हमारे एब्सोल्यूट नहीं होते, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि अगर वो एब्सोल्यूट हो गए तो फिर यही है कि एनार्की या लॉलेसनेस से क्योस आ जाएगा। मतलब कि अब देखो किसी को फंडामेंटल राइट जो पूरे तरीके से नहीं दिया जा सकता, किसी को फंडामेंटल राइट पूरे तरीके से दे दिए वो अपनी मर्जी जो मर्जी करेगा। देखो सपोज करो एक बंदा जो है वो सड़क पे चल रहा है, ठीक है, और वहाँ से गाड़ी आ रही है वो उसको हॉर्न मार रही है, ठीक है, वो बंदा बोलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मूवमेंट राइट टू मूवमेंट मेरा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसने तो ये बोल दिया कि राइट टू मूवमेंट मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसका तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन वहाँ पे जो पब्लिक जो उधर गाड़ियाँ चला रही है, ठीक है, उनकी गाड़ियाँ तो उन्हें ना चल पाएंगी सही तरीके से, जाम लग जाएगा, ठीक है, तो उनका फंडामेंटल राइट तो वायलेट हो गया ना। तभी हमने बोला कि फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है। ये नहीं बंदा बोल सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट है मैं जो मर्जी चाहूँ वही करूँ, ठीक है। अगर वो ऐसी चीज़ करेगा उससे दूसरे बंदे का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, तो ये चीज़ नहीं, अगर ये चीज़, ठीक है। फिर देखते हैं अगर फंडामेंटल राइट, वही देखा, अगर फंडामेंटल एब्सोल्यूट दे दिया जाए ना तो एनार्की आ जाएगी, लॉलेसनेस आ जाएगी या क्योस आ जाएगा। मतलब कि लोग अपनी मोजी होंगे जो
करना होगा वो खुद करेंगे, ठीक है। लॉ को जो है वो नहीं मानेंगे, ठीक है, बिना लॉ के अगेंस्ट काम करते रहेंगे, ठीक है। अनार्की आ जाएगी, ठीक है, क्योस आ जाएगा। जैसे को फ्रीडम ऑफ स्पीच देख लो, बंदा फिर जो मर्जी चाहे वो बोल देगा, ठीक है। तो वो अपना बोलेगा कि मैं अपना फंडामेंटल राइट इंजॉय कर रहा हूँ, वो अपना तो इंजॉय कर रहा है लेकिन दूसरे बंदे का वायलेशन में ला रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसे नहीं बोल कर सकता। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में भी नहीं हो सकता कि जहाँ मर्जी चाहे अपनी मर्जी करे, ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस कैरी नहीं कर सकता जहाँ पे वो मतलब कि बोले कि मेरा बिजनेस है, मैं ही कैरी करूँगा, मतलब मैं कैरी करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं बिजनेस को कोई भी कैरी, ऑक्यूपेशन को कोई कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोलेगा तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहा है लेकिन दूसरे का जो है फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है। फिर हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हम ये बोलेंगे, अब ये भी नहीं हो सकता अगर फंडामेंटल राइट नहीं दिए जाते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, ऑफिस है, तो वो मर्सी पे आ जाएगा, स्टेट की दया के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़, और अगर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट दे दिए जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है नारकी या लॉलेसनेस आ जाएगी या क्योस आ जाएगा सोसाइटी में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो है वो हम बैलेंस बना कर चलते हैं। हम चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे दोनों में, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी दिए जाएं और साथ में, और जो फंडामेंटल दिए जाएं वो एब्सोल्यूट भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो फिर हम बात करते हैं कि अब देखो फंडामेंटल, अब रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए हुए हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब देखो जैसे कि अब बोला बंदा जो है मैं मतलब कि बंदा जो है वो क्या करता है, सुबह सुबह जो है भजन लगा लेता है, ठीक है, ज़ोर से सुबह सुबह भजन लगा लेता है सुबह, ठीक है। भजन लगा लेगा लेकिन 4 4 बजे सुबह रेजिडेंशियल एरिया में भजन लगा लिए, तो इससे वो क्या होगा, आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो इसलिए मतलब कि वो सुने, ये नहीं है मना सुने, लेकिन थोड़ी वॉल्यूम जो है थोड़ी धीमे रख के सुने, ठीक है ना। तो वही बेसिकली है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही तभी बोला गया कि रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट लगा सकती है अगर ऐसा वो करे, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम में करे या नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करे, मतलब जो गाड़ियाँ चलाए, ठीक है। तो मतलब कि हॉर्न रेजिडेंशियल एरिया में जोर जोर से हॉर्न बजाए, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे लोग जो है वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस बेसिस में जो है वो ये नहीं बोल सकता कि मैं अपना फंडामेंटल राइट इंजॉय कर रहा हूँ, करे वो फंडामेंटल राइट इंजॉय बट दूसरों का वायलेशन में ना लाए, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती है, लेकिन जो भी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाएंगी वो रीज़नेबल ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और वो जो रीज़नेबिलिटी होगी कि वो रिस्ट्रिक्शन रीज़नेबल है या नहीं है, वो डिसाइड कौन करेगा, वो हमारा कोर्ट, ठीक है, हमारा कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोर्ट किस हिसाब से डिसाइड करता है। कोर्ट जब भी डिसीजन लेता है इन ऑब्जेक्टिव मैनर लेता है, सब्जेक्टिव मैनर नहीं लेता। सब्जेक्टिव मैनर में क्या होता है कि वहाँ पे जो है थ्योरीज आती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में होता है, ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि वो बस ये देखेगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस बेसिस पे चलता है। और ये बोलेंगे कि वो सब्जेक्टिव मैनर में डिसाइड नहीं करता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कोर्ट जब भी डिसीजन लेता है वो क्या सोच कर लेता है कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन क्या सोचता है, एक आम इंसान, आम बंदा जो है वो क्या सोचता है, ठीक है। अब सपोज करो कोई ऐसा केस, अब जैसे कि बंदा जो है वो गाड़ी चला रहा था, ठीक है, तो गाड़ी चलाते चलाते एक दूसरे बंदे ने वहाँ पे सड़क क्रॉस की और उसने बोल दिया मेरा फ्रीडम ऑफ, सड़क क्रॉस की, और वो बंदा जो है उसके कारण जाम लग गया, वो जो सड़क क्रॉस कर रहा था, ठीक है। जब उससे पूछा गया कि तू सड़क क्रॉस कर रहा है, जल्दी सड़क क्रॉस कर, ठीक है, तेरे कारण जो है पूरी तरीके से जाम लग चुका हुआ है। बट वही बंदा क्या बोलेगा कि मैं अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहा हूँ मूवमेंट का, ठीक है ना, मेरे को सड़क पे चलने का जो है मेरा एक राइट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब यही एक आम इंसान क्या सोचेगा, वो सोचेगा ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा ही कोर्ट सोचता है कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन क्या सोचेगा इस केस के बारे में, उसी हिसाब से सोचता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रीजनेबिलिटी जो है वो भी हमारी वेरी करती है, वो हमारी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, हमारी केस टू केस वेरी करती है, हमारी टाइम टू टाइम वेरी करती है। अब हो सकता है कोई अब सपोज करो जम्मू है, जम्मू में वही जो केस होगा, ठीक है, उस वहाँ पे रीजनेबिलिटी अलग होगी। अब यूपी में चले जाओ, वहाँ पे रीजनेबिलिटी अलग होगी, वही सेम केस अगर वहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। केस की बात करते हैं, अब अ, एक आम आदमी का केस होगा और एक हाई प्रोफाइल बंदे का केस होगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाई प्रोफाइल बंदे का केस हो या फिर आम आदमी का केस हो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इनको जो है सज़ा डिफरेंट होगी। टाइम का देख लो, ठीक है, टाइम देख लो, आज कोई गुनाह किया गया और 10 साल के बाद कोई गुनाह किया गया तो उसकी रीजनेबिलिटी जो है वो भी अलग होगी, ठीक है। तो वही चीज़ बोली गई है।
अब क्लासिफिकेशन देख लो फंडामेंटल राइट्स की। एक राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, एक कल्चरल एंड एजुकेशन राइट होता है, राइट टू प्रॉपर्टी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा कौन से आर्टिकल में गारंटेड है? 14 to 18, ठीक है। 19 to 22 हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। 23 to 24 हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। 25 से 28 तक हमारे जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 29 से 30 तक हमारे जो हैं ये कल्चर एंड एजुकेशन राइट की बात करता है। और 31 आर्टिकल जो है ना राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। 19(1)(f जो है हमारा, ये भी हमारा राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है। तो 32 आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की बात करता है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वहाँ पे रिट पिटीशन बड़ी आती है, वो आगे देखेंगे हमको। वारंटो रिट आता है, ठीक है। उस स्टैच वो उसके बाद वो कोवरेंटो आता है, उसके बाद मैंडामस आता है, बड़ा कुछ आता है, वो देखेंगे वहाँ पे रिट में आते हैं, ठीक है। जब आगे जाएंगे सब कुछ आएगा ये। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया गया था तब हमारे कितने फंडामेंटल राइट थे? तब हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, 7 कौन से? ये देखो 7, ये 7 फंडामेंटल राइट थे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया गया था। लेकिन बाद में हमारा 7th फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया था। वो कौन सा फंडामेंटल राइट था? ये 7th वाला, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। पहले ही हमारा 1978 से पहले जो है वो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 1978 के बाद इसी फंडामेंटल राइट को हमने क्या कर दिया, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया और इसका आर्टिकल भी चेंज कर दिया। यानी कि 1978 से पहले यही राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन बाद में हमने क्या किया, 1978 के बाद ये राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, ठीक है। तो 1978 से जब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, उसके लिए आर्टिकल कौन से गारंटेड थे? आर्टिकल 31 और 19(1)(f। लेकिन जब हम 1978 की वजह से उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट बनाया गया तो उसके लिए एक आर्टिकल गारंटेड हमने कौन सा कर दिया? आर्टिकल 300A, ठीक है, ये गारंटेड कर दिया। फिर हम बात करते हैं, ये देखो वही चीज़ मैंने बता दी आपको ये सारी। ये आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f जो है इसको हमने डिलीट कर दिया। कौन से अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है। इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी का जो स्टेटस था हमारा फंडामेंटल राइट का, वो ख़त्म कर दिया। और हमने 1978 के बाद क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। उसके लिए आर्टिकल कौन सा गारंटेड कर दिया? आर्टिकल 300A, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है हमारा फंडामेंटल राइट और एक अदर राइट्स के बीच में। देखो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी का डिफरेंस होता है। अब किसी बंदे का फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है तो वो बंदा जो है वो फर्स्ट इंस्टांस में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि वो हमेशा जाता है। ऐसे क्या होता है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, वो हाई कोर्ट में पहले सबसे पहले क्या करेगा, एक बंदा जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। जब हाई कोर्ट में उसको मतलब कि इंसाफ नहीं मिलेगा फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन ये भी बोला है अगर वो हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहे तो डायरेक्ट वो जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, फर्स्ट इंस्टांस में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अदर राइट्स में नहीं होती। अदर राइट्स में ये किसी बंदे का अगर कोई फंडामेंटल राइट के अलावा कोई राइट्स अगर वायलेशन होती है तो वो ऑब्वियस ही बात है, तो वो फर्स्ट इंस्टांस में जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। उस केस में उसको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं होता फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट इंस्टांस में नहीं जा सकता अगर अदर राइट्स की वायलेशन अगर हुई है तो, ठीक है। तो ये था बेसिकली। फिर हम बात करते हैं जुडिशियल अप्रोच, देख लो आर्टिकल 12, 13 और 31, ठीक है। ये जो हमारा जो है आर्टिकल 12, 13, 31, 33, 34, 35, सपोज करो ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ठीक है, ये अगर आर्टिकल्स हैं, अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है, ठीक है। अब जुडिशियल अप्रोच का मतलब ये हुआ कि अब जुडिशियल का क्या अप्रोच रहेगा कि कोई फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है कोई लॉ बनाने से, ठीक है। तो उस समय जुडिशियल जो है किस हिसाब से सोचेगा, तो वही चीज़ बोली गई है। तो वही देखो आर्टिकल, अगर ये वाले आर्टिकल्स की अगर वायलेशन होती है, ये हमारे गारंटीड अंडर दी फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो अगर इनकी हमारी वायलेशन होती है कोई भी लॉ बनाने से, तो इनिशियली कोर्ट किस हिसाब से इंटरप्रेट करता था, और अब आज के टाइम पे लेटर मतलब आज के टाइम पे कोर्ट किस टाइप से इंटरप्रेट करता है। पहले तो जो 1970s 80s के टाइम पे कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन थी बड़ी ही एक नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ करती थी। लेकिन अभी जो कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है बड़ी वाइडर या फिर बोलो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो, ये देखो पहले जो नैरोली इंटरप्रिटेशन थी,
अगर कोई लॉ वायलेट करता था किसी फंडामेंटल राइट को डेट गारंटीड अंडर आर्टिकल, यही आर्टिकल 14 या 19 या 21, किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई हमारा फंडामेंटल राइट की अगर वायलेशन होती थी पहले कोई लॉ बनाने से, तो कोर्ट बोलता था इस वैलिडिटी पे नहीं जाता था, ठीक है ना। कोर्ट बोलता था जो लॉ बना है उसको चलने दो जैसे है, ठीक है। कोर्ट विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द लॉ वैलिडिटी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है अब की आज के टाइम पे, अब कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन बड़ी ब्रॉडली या वाइडली करता है। अब कोई अगर लॉ वायलेशन करता है किसी भी फंडामेंटल राइट की, ठीक है, डेट गारंटी अंडर आर्टिकल यही 14, 19, 21, यानी कि किसी भी फंडामेंटल राइट की अगर वायलेशन कर रहा कोई बनाया हुआ लॉ, ठीक है, वही फंडामेंटल राइट जो गारंटी के दिया गया है हमें इस आर्टिकल्स के अंदर या कोई भी आर्टिकल के अंदर, जो हमारे 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट जो है वो डिटेल में जाएगा लॉ वैलिडिटी के। कोर्ट जो है वो देखेगा अगर लॉ वायलेशन कर रहा है किसी फंडामेंटल राइट की, तो कोर्ट उस लॉ बनाए हुए लॉ को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। बाकी अब आ गया आपका आर्टिकल 12, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका और अच्छा बस इतना ही रखते हैं आप, ठीक है। बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दो, ठीक है। यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत लगती है इस चीज़ में, ठीक है। समझो यार, ठीक है। चलो फिर कोई नहीं, चलो नेक्स्ट लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट होता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आपका मैं ये इंडियन पॉलिटी जो है ये भी मैं आपका साथ साथ ही चलाऊँगा, ठीक है। ऐसे करके हम इकोनॉमिक्स भी लेकर आएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी भी लेकर आएंगे, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग जो है सपोर्ट करो यार, ठीक है। चलो फिर, ओके।